प्रोटीन की संरचना। जैसे कि पहले बताया गया है कि प्रोटीन विषम बहुलक है जो अमीनो अम्ल की लड़ियों से बने होते हैं। अणुओं की संरचना का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। अकादमिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि NaCl, MgCl2। और कार्बनिक रसायन जब अणुओं की संरचना बनाता है तो बेंजीन, नेप्थलीन, को व्यक्त करती हैं, तो वे हमेशा उसके द्विआमी दृश्य को व्यक्त करती हैं। भौतिक वैज्ञानिक आणविक संरचना की त्रिआमी दृश्य को, जबकि जीव वैज्ञानिक प्रोटीन की संरचना 4 प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब हमको 4 प्रकार, प्रोटीन को 4 प्रकार में बांटा गया है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम व उसके स्थान के बारे में, जैसे कि पहला, दूसरा और इसी प्रकार अन्य कौन सा अमीनो अम्ल होगा की जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। मतलब एक लाइन में लीनियरली फर्स्ट अमीनो एसिड, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, तो उसको प्राथमिक संरचना कहते हैं। कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है, दिस इज लाइन, तो इसके बाएं सिरे पर प्रथम और दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे मान लो ये H2N CH ग्लाइसिन बना लेते हैं, तो जैसे लास्ट में यदि ये 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना है प्रोटीन, कोई लीनियर प्रोटीन हो, प्राथमिक संरचना है, तो इसका जो दाएं वाला सिरा होगा वो COOH कार्बन सिरा, मतलब COOH कार्बन वाला सिरा होगा, और जो बाएं वाला सिरा होगा वो नाइट्रोजन सिरा होगा। इस प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी संरचना नहीं होती है। यह लड़ी कुंडली तरह की होती है। मान लो पहले जैसे प्राथमिक संरचना है, पहले इसको बताया तो उसने कहा ये हमेशा ऐसी ही नहीं होती है। ये द्वितीयक संरचना मुड़ी हुई हो सकती है, या घूमती हुई हो सकती है, या फिर मतलब कुंडलित हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। मुड़ी हुई, घूमती हुई सीढ़ी की तरह वास्तव में प्रोटीन लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां मिलती हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्ती, मतलब जैसे कि क्लॉकवाइज हो गया इस तरफ से, ये हमेशा घूमेगी प्रोटीन, तो इस तरीके से ऐसी घूमेगी, ऐसे इस टाइप में दक्षिणावर्ती कुंडलियां मिलती। अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी हुई होती है, उन्हें द्वितीयक संरचना कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है, जिसे प्रोटीन को तृतीयक संरचना कहते हैं। टर्सरी है तो अपनी तरफ जैसे ऊन का गुच्छा नहीं होता है, ऊन देखी होगी, वो ऐसे ही अपने ऊपर एक गुड्डा बनाया जाता है उसका, तो वो अपने ऊपर ही धागे को लपेटे रहता है, उसी तरीके की ये संरचना होती है। यह प्रोटीन के त्रिआयामी रूप को प्रदर्शित करती है, और तृतीयक संरचना को प्रोटीन की जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स या उप इकाइयों के रूप में होते हैं, जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड्स या उप इकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होते हैं, जैसे मतलब गोले या सीधी की लड़ी, ये गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टी, आप कुछ भी संरचना बना सकते हैं। वे प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदर्शित करती हैं और चतुर्थ संरचना कहते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेबल होगी तो बताओ, मतलब जो ज़्यादा बॉन्ड रखेगी। अब देखो एक जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो लीनियर है, तो उसमें एक ही बॉन्ड पाया जाएगा, वो भी पेप्टाइड बॉन्ड, और इसमें सल्फर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें और हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, बीटा प्लेटेड शीट है, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्फा LX, मतलब जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड आ गए, और इसमें भी ये सब बॉन्ड आएंगे, और एक्स्ट्रा बॉन्ड भी आएंगे, फास्फेट, हाइड्रोजन, और काफ़ी और भी बॉन्ड आ जाते हैं, तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। और ये जो वे प्रोटीन के स्थायित्व को प्रदर्शित करती हैं। वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन 4 खंडों को बना होता है। मान लो चतुष्क प्रोटीन है, चतुष्क संरचना है ये प्रोटीन की, तो इसमें अभी हीमोग्लोबिन की संरचना देखनी है, तो इसमें 2 एक समान होते हैं, 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं, मतलब 2 एक समान है, ए एक समान है, एक समान है, तो ए 2 अल्फा है, ए 2 बीटा है, जो आपस में मिलकर मनुष्य का हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और इन्हीं से ऑक्सीजन अटैच्ड होता है, ये हीमोग्लोबिन एंजाइम। अब प्रोटीन से ही मिलकर एंजाइम बनता है, तो वो प्रोटीन की ही टर्सरी स्ट्रक्चर है
एंजाइम कहलाती है। और देखते हैं लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम लगभग लगभग बोला है, मतलब कुछ ऐसे होती हैं जो एंजाइम नहीं होती हैं प्रोटीन, जो एंजाइम प्रोटीन नहीं होती हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करती हैं, जैसे राइबोजाइम्स हो गया। किसी भी एंजाइम को रेखा चित्र द्वारा चित्रित कर सकते हैं। एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है, जो अमीनो अम्ल की संरचना से बना होता है। प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीयक व तृतीयक संरचना मिलती है। जब आप तृतीयक संरचना को देखेंगे तो ध्यान देंगे कि प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित होता है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है। इससे बहुत सी दरार या थैलियाँ बन जाती हैं, जैसे और दरार और थैलियाँ बन गई। इस प्रकार की थैली को सक्रिय स्थल, उसी को एक्टिव साइट कहते हैं, सक्रिय स्थल कहते हैं। एंजाइम का सक्रिय स्थल वे दरार या थैली होती हैं जिनमें क्रियाधार आकर व्यवस्थित होते हैं और प्रोडक्ट देते हैं बाद में, प्रोडक्ट के रूप में। इस प्रकार के एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं को तेज गति से उत्प्रेरित करता है। अब एंजाइम का काम क्या होता है? जो रिएक्शन हो रही है उसको और फास्ट तरीके से काम करवाना, ताकि वो रिएक्शन बहुत जल्दी से जल्दी, मेटाबॉलिक रिएक्शन है कोई भी हो, जल्दी से जल्दी हो जाए। एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न है। जो एंजाइम उत्प्रेरक है वो अकार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न है, लेकिन इनमें से एक बहुत बड़े अंतर को जानना आवश्यक है। अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च ताप और दाब पर कुशलता से काम करते हैं। एंजाइम अणु उच्च तापमान, अब प्रोटीनियस ऐसे स्ट्रक्चर है तो हाई टेम्परेचर होगा, 40 डिग्री से ऊपर पर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। और साधारणतः अति उच्च तापमान गर्म स्रोतों या गंधक झरनों में पाए जाने वाले जीवों को एंजाइम स्थायी होते हैं और उनकी प्रेरक शक्ति उच्च तापमान 80 से 90 डिग्री से तक पर भी बनी रहती है। उपरोक्त एंजाइम जो ऊष्मा स्नेही जीवों से पृथक किए गए हैं ऊष्मा स्थायी होते हैं। यह जैसे डेक पॉलीमरेज एक वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है ना, डेक पॉलीमरेज एक एंजाइम निकाला जाता है। वो थर्मो एसिडोफिल थर्मो स्टेबल होते हैं। ये पहले से ही डिजाइंड होते हैं। यू बैक्टीरिया या किसी से भी जो होते हैं वो भी थर्मो स्टेबल होते हैं। जो झरने हैं वो 80-90 डिग्री सी पर, यहाँ पर भी ये एंजाइम जिंदा रह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, एंजाइम क्या होते हैं इससे पहले है समझ लेना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि तभी तो एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कराएगा, वो तभी तो समझ पाएंगे। रासायनिक एककों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन हुआ, जिनमें बिना बंध टूटे यौगिक के आकार में परिवर्तन होता है। अन्य भौतिक क्रियाएं जो द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ को पिघलाकर पानी में परिवर्तित होना या पानी का वाष्प में बदलना, ये भी भौतिक क्रियाएं हैं। रूपांतरण, लेकिन हमें तो रासायनिक क्रिया समझनी है ना, लेकिन ये डिफरेंस बता दिया गया पहले। रूपांतरण के समय बंधों का टूटना व नए बंधों का निर्माण होना रासायनिक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है और गंधक मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट वो पानी बनाता है। रिएक्शन दे दी गई है। यह एक अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है, ये अकार्बनिक है। ठीक इसी प्रकार टार्च का जल द्वारा ग्लूकोज में बदलना एक अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया की दर सीधा संबंध इकाई समय में बनने वाले उत्पाद से इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये दर क्या है? प्रोडक्ट बाई टाइम, मतलब पर टाइम कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उसकी रेट हुई। मतलब कोई एंजाइम है, वो एंजाइम पर प्रोडक्ट को कितने टाइम में बना रहा है, ये दर तो पता ही होगी। यदि दिशा निर्धारित हो तो इस दर को वेग भी कहते हैं। भौतिक व तो वेग वेक्टर फॉर्म होता है ना। भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं की दर अन्य कारकों के साथ साथ तापक्रम द्वारा प्रभावित होती है। एक सर्वमान्य नियम के अनुसार 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ाएं या घटाएं, 10 डिग्री बढ़ाएं या घटाएं, अभिक्रिया की दर दुगनी या आधी हो जाती है। ये 10 डिग्री प्रत्येक अभिक्रियाएं अनुप्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से संपन्न होती हैं। जो मतलब जैसे कोई जिसमें कैटालिस्ट नहीं है और जिसमें कैटालिस्ट है, यदि कोई अभिक्रिया है उसमें कैटालिस्ट है तो उसकी मुकाबले जो कैटालिस्ट नहीं है वो बहुत स्लो होगी। जब किसी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर बिना उत्प्रेरण के संपन्न होने वाली अभिक्रिया से बहुत अधिक होती है। जैसे कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो इसमें है कार्बनिक एनाइड्रेज एक एंजाइम, इसकी वजह से यह
इसकी वजह से अभिक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है। देखना कितनी फास्ट हो जाती है अभी बताने वाले हैं यहाँ पे। यह अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है, जिसमें 1 घंटे में कार्बोनिक अम्ल के मात्र 200 अणु बनते हैं 1 घंटे में। लेकिन उपरोक्त अभिक्रिया कोश का द्रव में उपस्थित एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आ गया अपने पास की उपस्थिति से तीव्र गति संपन्न होती है। लगभग 6 लाख अणु प्रति सेकंड। पहले 1 घंटे में कितने 200 अणु बन रहे थे, पर इसमें 1 सेकंड में मात्र 6 लाख अणु बन रहे हैं। एंजाइम ने इस क्रिया की दर को 10 लाख गुना बढ़ा दिया है। बताओ लो, एंजाइम की यह शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय लगती है। वो तो लगेगी। हजारों प्रकार के एंजाइम होते हैं जो विशेष प्रकार की रासायनिक व उपापचयी अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। अब बहुचरणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में जहाँ प्रत्येक चरण एक ही जटिल एंजाइम या विभिन्न प्रकार के एंजाइम से उत्प्रेरित, उन्हें उपापचयी पद कहते हैं। जहाँ पर बहुत सारी अभिक्रियाएँ हुई वहाँ तो मेटाबॉलिक पाथ ही तो है वो। ग्लूकोज को एंड क्या में किस में बदल जाता है, 2 पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण एक रासायनिक पद द्वारा होता है। हाँ वो पढ़ेंगे हम, जिसमें दर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपापचयी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। आप अध्याय 12 में उपरोक्त अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अवस्था में आपको जान लेना चाहिए कि उपापचयी पद 1 या 2 अतिरिक्त अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपापचयी उत्पाद बनाते हैं। हमारी कंकाल पेशी में जब अपन जिम में जाते हैं या फिर क्या होता है, जब जिम में जाते हैं तो बार बार एक्सरसाइज करते हैं तो पहले तो ऑक्सीजन ही होता है, फिर अनॉक्सी स्थिति में पायरुविक अम्ल का निर्माण होने लगता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है हमारी कंकाल पेशी में। अनॉक्सी स्थिति में लैक्टिक एसिड बनता है, जबकि सामान्य में मतलब सामान्य ऑक्सी स्थिति में जब तक ऑक्सीजन है अपनी मसल्स में तब तक तो पायरुविक एसिड बनेगा। पर फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा ऑक्सीजन तो फिर अनॉक्सी स्थिति आ जाएगी। अनॉक्सी स्थिति आने पर लैक्टिक एसिड जमा होगा और फिर लैक्टिक एसिड लीवर में जाएगा। देखो ये खेल रहा तो इसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है। खमीर में किण्वन के दौरान उपरोक्त पद इथेनॉल एल्कोहल का निर्माण होता है। विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण संभव है। या तो लैक्टिक एसिड बन गया, इथेनॉल बन गया, काफ़ी मतलब ऑक्सीजन और उपस्थिति अनुपस्थिति पर डिपेंड करता है कि क्या बनेगा। एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होते हैं समझना है। इसे समझने के लिए एंजाइम के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। सक्रिय स्थल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रासायनिक व वापसी रूपांतरण एक अभिक्रिया होती है जो रसायन केमिकल उत्पाद में रूपांतरित होती है, जिसे क्रियाधार सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम जो एक सक्रिय स्थल सहित एक त्रिविम संरचना की प्रोटीन है, एक टर्सरी इसको लिया, टर्सरी वाली प्रोटीन को लिया है, जो एक क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है। सांकेतिक रूप से इसे निम्न ढंग से चित्रित कर सकते हैं। मान लो सबस्ट्रेट है, उसको एंजाइम है यहाँ पे, वो एंजाइम ने इसको प्रोडक्ट में बदल दिया। वो एंजाइम क्या करता है, एक कैटलिस्ट ही तो है। वो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को हाई करता है। मान लो जैसे मान लो दरार पाई गई, उसमें बताया ना दरार पाई जाती है, तो ये क्या आएगा, इस दरार में जैसे ही सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट किसके बॉन्ड तोड़े और बेंड तोड़े तो ले, मान लो ये क्या इसको माल्टोज ले लिया, वही एंजाइम में माल्टेज एंजाइम में मान लो, तो इसने क्या किया, इसमें रखा, इसके बॉन्ड तोड़ दिए, 2 ग्लूकोज रिलीज कर दिए, से जुड़ जाता है। क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल या दरार पुटका में जुड़ जाता है, देखो जुड़ गया ना। और क्रियाधार सक्रिय स्थल की ओर जाती इस प्रकार आवश्यक एंजाइम क्रियाधार ES कॉम्प्लेक्स बनता है और अविकल्पीय निर्माण हो जाता है। ES कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम को प्रदर्शित करता है। इस समूह को निर्माण एक अकाल्पनिक घटना है। क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने के अवस्था में क्रियाधार नई संरचना का निर्माण करती है। एक संक्रमण अवस्था भी आती है, एंजाइम की वजह से वो संक्रमण अवस्था कम हो जाती है। इसके बाद शीघ्र प्रत्याशित बंध के टूटने से बनने वाले उपरांत स्थित उत्पाद अवमुक्त होते हैं। दूसरे शब्दों में क्रियाधार की संरचना उत्पाद की संरचना में रूपांतरित हो जाती है और रूपांतरण का यह पथ कथित संक्रमण अवस्था के द्वारा होता है। स्थायी क्रियाधार व उत्पाद के बीच में बहुत सारी रूपांतरित संरचनाएं अवस्थाएं हो सकती हैं। इस कथन का आशय यह है कि बनने वाली सभी मध्यवर्ती संरचनाएं अवस्था अस्थायी होती हैं और लास्ट में जो एंजाइम से जो प्रोडक्ट बनता है वही ये प्रोडक्ट ही स्थायी होगा, तभी तो वो बना है। यदि स्थायी नहीं होता तो फिर आगे और रिएक्शन बढ़ जाती है। बनने वाली सभी मध्यवर्ती संरचनाएं अवस्था स्थायी पाई जाती है। स्थायित्व का संबंध अणु की ऊर्जा अवस्था या संरचना से जुड़ा होता है। यदि इसे चित्रात्मक लेखा चित्र द्वारा देखें तो इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। जैसे मान लो पहले एंजाइम नहीं था तो संक्रमण अवस्था कितनी ज़्यादा थी, कितनी हाई थी, पर यदि यही जब एंजाइम आ गया तो इसकी जो संक्रमण अवस्था इतनी होगी।
मतलब काफ़ी चेंज होगी, मतलब बहुत कम, ये संक्रमण अवस्था बहुत कम है, मतलब इसको मात्र इतनी एनर्जी चाहिए और यहाँ पर आ जाएगा ये। स्थायी वाई अक्ष पर अंतर्निहित अंश ऊर्जा को व्यक्त करता है, विभव ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी कितना कम कर दिया इसने एंजाइम ने। और एक्स अक्ष संरचनात्मक रूपांतरण की यह अवस्था जिसका निर्माण मध्यवर्ती संरचना द्वारा होता है कि प्रगति को व्यक्त करती है। और जो चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं वो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट है के बीच, देखो बना प्रोडक्ट ही है, वही चीज़ बनी है, पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम लगी है और इसमें कितनी हाई पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, और इसमें वर्क बहुत जल्दी हो जाता है एंजाइम की उपस्थिति में। यदि उत्पाद क्रियाधार से नीचे स्तर है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। अब क्रिया बाह्य ऊष्मीय है, मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, वही एनर्जी रिलीज हुई है तो मतलब प्रोडक्ट स्टेबल है ज़्यादा, तो वह इस अवस्था में उत्पाद निर्माण हेतु ऊर्जा आपूर्ति गर्म करने से आवश्यकता, गर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है, कि ऊर्जा देने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी चाहे बाह्य ऊष्मीय या स्वतः परिवर्तित हो, अंतः ऊष्मीय या ऊर्जा आवश्यक अभिक्रिया हो, क्रियाधार को उच्च ऊर्जा अवस्था या संक्रमण अवस्था से गुजरना ही होता है। इसको इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, मतलब इस स्टेज से तो गुजरना ही पड़ेगा, इसको ये स्टेज तो पूरी करनी ही पड़ेगी, तब ये प्रोडक्ट में बदलेगा। मतलब बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे फिर नए बॉन्ड बनेंगे, बिना नए बॉन्ड तोड़े नए बॉन्ड कैसे बना लोगे। क्रियाधार और संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा की अंतर से एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम ऊर्जा अवरोध को घटाकर क्रियाधार से उत्पाद आसानी से बनाने में सहयोग करता है। देखा ना, एंजाइम क्रिया की प्रकृति, मतलब एंजाइम की प्रकृति कैसी है। एंजाइम तो कई प्रकार के होते हैं, वो सबका काम अलग अलग होता है, पर कौन कौन से एंजाइम कैसे काम करते हैं वो उसको हम पढ़ेंगे। प्रत्येक एंजाइम के अणु में क्रियाधार बंधन स्थल सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट मिलता है। ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है जो एक इसी को एक्टिव साइट कहते हैं। क्रियाधार एस से बंध बनाकर एंजाइम क्रियाधार ईएस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। इसने बनाया बॉन्ड, तो इसने एक एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट इससे जुड़ गया, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, जो उत्पाद एवं उत्परिवर्तित एंजाइम में विकसित हो जाता है। अब ये एंजाइम अलग हो गया, और इसने ये पहले वही सबस्ट्रेट था पर इसने चेंज कर दिया और उत्पाद को अलग छोड़ दिया, प्रोडक्ट को, और एंजाइम वही रह गया। मतलब फिर से टूटेगा तो एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, पर मध्यवर्ती एंजाइम प्रोडक्ट भी होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट भी होता है मध्यवर्ती। एंजाइम क्रियाधार जटिल ईएस कॉम्प्लेक्स निर्माण उत्प्रेरक के लिए आवश्यक होता है। एंजाइम और कॉम्प्लेक्स ये बनेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट, ये दोनों मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, और एंजाइम उत्पाद कॉम्प्लेक्स बन गया, ये दोनों मध्यवर्ती हैं, और फिर इसमें एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। एंजाइम क्रिया के प्रत्येक चक्र को निम्न चरणों से व्यक्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम क्रियाधार सक्रिय स्थल से जुड़कर व्यवस्थित होकर एंजाइम के सक्रिय स्थल से बन जाता है, और जैसे एक्टिव साइट से बन गया, बंधने के बाद क्रियाधार एंजाइम के आकार में इस प्रकार से बदलाव करता है, क्रियाधार एंजाइम से मजबूती से बन जाता है अपने, मतलब इसमें जो सबस्ट्रेट में ऐसे चेंज करेगा तो ये मतलब मजबूती से एक बॉन्डली टाइटली बॉन्ड बन जाए। एंजाइम सक्रिय स्थल अब क्रियाधार से काफ़ी समीप होता है, इसके परिणामस्वरूप क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते हैं और नए एंजाइम उत्पाद जटिल निर्माण हो जाता है। एंजाइम से प्रोडक्ट निर्माण हो गया कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम कॉम्प्लेक्स जैसे ही निर्माण हो गया, अब एंजाइम नवनिर्मित उत्पाद को मुक्त कर देगा, वो एंजाइम स्वतंत्र होकर क्रियाधार के रूप में कि दूसरे अणु से बंधने के लिए तैयार हो जाएगा। इस प्रकार पुनः उत्प्रेरक चक्र प्रारंभ हो जाएगा। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक को देख लेते हैं हम। जो कारक प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में परिवर्तित करते हैं वे एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो एंजाइम टूट जाएगा, पीएच ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो एंजाइम पर इफेक्ट पड़ेगा। क्रियाधार की सांद्रता में परिवर्तन, वो कंसंट्रेशन कितनी है क्रियाधार की, उस हिसाब से वो बॉन्डिंग करेगा एक्टिव साइट पे, उसकी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। पीएच, पहले पीएच को देखते हैं। एंजाइम सामान्यतः तापमान पीएच के लघु पारस्परिक कार्य करते हैं। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापक्रम और पीएच पर ही होती है, जिसे क्रमशः इष्टतम तापक्रम और पीएच कहते हैं। इस इष्टतम मान के ऊपर या नीचे क्रियाशीलता घट जाती है। निम्न तापमान एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है, मतलब कम टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, टूटेगा नहीं है एंजाइम की प्रोटीन, पर वो निष्क्रिय हो गया। पर उच्च तापमान में क्रियाशील को समाप्ति कर देता है, बिल्कुल ही तोड़ देता है, क्योंकि उच्च तापमान में एंजाइम के प्रोटीन को विकृत कर देता है। और एंजाइम प्रोटीन टूट गया, उसके बॉन्ड ही टूट गया, फिर बचा ही क्या है, फिर वो कैसे बॉन्डिंग करेगा, कैसे सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा। क्रियाधार की सांद्रता, क्रियाधार की सांद्रता एस के बढ़ने के साथ साथ
पहले तो एंजाइम क्रिया की गति भी बढ़ती है। अब क्रिया अंततो गत्वा बी मैक्सिमम प्राप्त करने के बाद क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने पर भी अग्रसर नहीं होती। एक कॉन्सेंट्रेशन आ गई है प्रोडक्ट की। अब देखो मान लो बी मैक्सिमम पहुंच गया, प्रोडक्ट की मतलब सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो अब एंजाइम तो अपने पास उतने ही है ना, वो जितने एंजाइम है वो सब जुड़ रहे हैं बार बार, और उतने ही जुड़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या हाई होगी। मान लो 6 लाख हो गई, तो 6 लाख से ज़्यादा और क्या ही होगी, वो कार्बोनिक एनाहाइड्रेज में हुई थी ना। ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं से कहीं कम होती है, और क्योंकि इन अणुओं के एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणुओं के बंधन करने के लिए मुक्त नहीं होता। अब जहाँ पे एक्टिव साइट है वहीं तो जुड़ेगा, और कहीं तो जुड़ नहीं सकता। अब देखो एक ग्राफ दिए गए, पीएच का दिया, पीएच है थोड़ा भी कम हुआ पीएच या फिर बढ़ गया, तो देखो सक्रियता कम हो रही ना। जैसे ये टेम्परेचर है, थोड़ा भी कम हुआ सक्रियता कम हो रही है, और ये बी मैक्सिमम का हाफ है, इसको इसी को के एम वैल्यू कहते हैं, के मैक्सिमम के एम वैल्यू, मतलब यहाँ पे हाफ तक पहुँच गई, इसको के एम वैल्यू कहते हैं, मतलब एंजाइम का भी। इसी की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में संवेदनशील होती है जो एंजाइम से बनते हैं। जब रसायन का एंजाइम से बनने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है तो इसको संदमन इनिबिशन कहते हैं, और और जो बंद करता है उसको इनिबिटर कहते हैं। जब संदमक अपनी अणुओं की संरचनाओं में क्रियाधार से काफ़ी समानता रखता है, बिल्कुल रखता है, इनिबिटर होगा वो समानता के तभी तो जुड़ेगा। एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता हो तो इसको कॉम्पिटिटर इनिबिटर कहते हैं, प्रतिस्पर्धात्मक संदमक कहते हैं। संदमक के क्रियाधार से निकटतम संरचनात्मक प्रतिस्पर्धा समानता के फलस्वरूप यह क्रियाधार से एंजाइम के क्रियाधार बंधन स्थल से बनते हुए प्रतिस्पर्धा करते हैं। परिणाम स्वरूप क्रियाधार बंधन स्थल से बंध नहीं बना पाता। इसके परिणाम स्वरूप एंजाइम की जो क्रिया होती है वो मंद पड़ जाती है। उदाहरण के लिए सक्सिनिक एनहाइड्रेज, मेलोनेट। अब ये वाला चैप्टर नंबर आगे पढ़ेंगे 12 में देखेंगे। संदमक जो संरचना से आगे के चैप्टर्स होंगे उसमें पढ़ेंगे। तो जो इनिबिटर होता है सक्सिनेट को एक मेलोनेट द्वारा संदमन, डिहाइड्रोनेज का मेलोनेट द्वारा संदमन जो रासायनिक संरचना में क्रियाधार सक्सिनेट के से निकट की समानता रखता है। ऐसे मतलब ये सेम ही होते हैं। मतलब जैसे मान लो कि ये एंजाइम है अपना, और ये इसका एक्टिव साइड है, ये उसका वो है, वो ऐसा ही सेम ही होगा, या कि इस पे जुड़ जाएगा, इसकी जगह इस पे जुड़ जाएगा। जैसे ये इस पे जुड़ जाएगा तो ये तो जुड़ नहीं पाएगा, तो ये इसने इसकी जगह ले ली फिर, तो इसी को इनिवेटर कहते हैं। एंजाइम का नामकरण वर्गीकरण। अब जैसे एंजाइम तो अपन को पता चल गया क्या होती हैं, बस उसका नामकरण वर्गीकरण और देख लेते हैं। एंजाइम खोज विलगन और अध्ययन किया जा चुका है। एंजाइम द्वारा विभिन्न अभिक्रियाओं के उत्पीड़न के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांटा गया है। एंजाइम को 6 वर्गों और प्रत्येक वर्ग को 4 से 13 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जिनका नामकरण 4 अंक की संख्याओं पर आधारित होता है। एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, या उसको डिहाइड्रोजिनेज भी बोल देते हैं, या ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जो एस होता है वो मतलब एक अपचेत ऑक्सीकृत, ये एक दूसरे को ऑक्सीकृत या अपचेत कर देते हैं। मतलब खुद को ऑक्सीकृत करेंगे दूसरे को अपचेत कर देंगे, या खुद को अपचेत कर देंगे दूसरे को ऑक्सीकृत कर देंगे। ट्रांसफरेज ये क्या करते हैं, बॉन्ड ट्रांसफ़र कर देता है अपना। एस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड के अतिरिक्त ये स्थानांतर को उत्प्रेरित करता है। ये इसमें जैसे इस पे बॉन्ड है, ये अपना बॉन्ड इससे बना लेगा, ट्रांसफरेज कहते हैं। हाइड्रोलिजेज इसमें जो होता है वो जल अपघटन होता है, जैसे एंजाइम एस्टर पे ग्लाइकोसाइड कार्बन हेलाइट फास्फोरस नाइट्रोजन, इन सब के जो बंड होते हैं उनको जल अपघटन कर देता है, हाइड्रोलाइसिस कर देता है, हाइड्रोलेज कहते हैं। और लाइजेज में क्या होता है, जो इसमें कार्बन बॉन्ड होते हैं, ये जो बॉन्ड होते हैं जल अपघटन होता है इनका, तो जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारों से समूहों के अलग होने को प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण होता है। ये दोनों अलग हो जाते हैं, अलग एक बॉन्ड बना लेते हैं और नए डबल बॉन्ड बन जाते हैं। आइसोमरेज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, जैसे प्रकाशिक ज्यामिति या स्थिति समाज होता है, अंतर रूप को उत्प्रेरित करते हैं। और लाइगेज का काम तो पता ही है, ऑक्सीजन बंधों के निर्माण का काम करता है, बॉन्ड तोड़ता है, मतलब जोड़ता है, सॉरी। अब कोफैक्टर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंजाइम एक अनेक बहु पेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, फिर भी कुछ स्थितियों में इतर प्रोटीन अवयव जैसे कोफैक्टर कहते हैं एंजाइम से बनकर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बनते हैं, और इन
उदाहरणों में एंजाइम के केवल प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। जो प्रोटीन वाला भाग है उसको एपो एंजाइम कहेंगे। और सहकारक 3 प्रकार के होते हैं। प्रोस्थेटिक समूह, जैसे प्रोस्थेटिक समूह हो गया, और इसको एंजाइम हो गया, और मेटल आयन हो गया। अब प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक यौगिक होते हैं। देखो इसमें बताइए, इसको देखेंगे अभी, थोड़ी देर रुक जाओ। और यह अन्य सहकारकों के रूप में भिन्न होते हैं। कि एपो एंजाइम से दृढ़ता से बने होते हैं। एपो एंजाइम से दृढ़ता से बने होते, उदाहरण स्वरूप देखेंगे एंजाइम पेरोक्सीडेज वो कैटेलिज जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को ऑक्सीजन और पानी में विखंडित कर देता है। हीम प्रोस्थेटिक समूह ब्लड कहा गया। तो एंजाइम सक्रिय स्थल से जुड़ा होता है। एक प्रोस्थेटिक हीम भी प्रोस्थेटिक समूह है। को एंजाइम भी देखो, अब को एंजाइम भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोस्थेटिक समूह भी कार्बनिक यौगिक थे, और को एंजाइम भी कार्बनिक, जैसे ऑर्गेनिक है, कोवेलेंट और लुजलिया टेस्ट। यह प्रोस्थेटिक समूह और को एंजाइम, ये दोनों के दोनों कार्बनिक यौगिक हैं। इसको जैसे मान लो कोफैक्टर है, ये इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक, दो भागों में बटे हैं। इसमें इनऑर्गेनिक आता है मेटालिक, जैसे मैग्नीशियम कितने में, क्लोरोफिल में। आयरन हीम में होता है। कॉपर, जिंक और डेटा केवल कोफैक्टर एक्टिवेटर होता है। ऑर्गेनिक आयन, ऑर्गेनिक कौन कौन से, कोवेलेंट अटैच्ड, लूज मतलब कोवेलेंटली अटैच्ड और लूजली अटैच्ड। जो कोवेलेंटली मतलब टाइटली अटैच्ड होते हैं वो होते हैं प्रोस्थेटिक समूह, जिसमें हीम और बायोटिन आता है। और को एंजाइम होते हैं, इनके एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, NAD, FAD और ATP इसमें पाया जाता है। इससे एंजाइम भी कार्बनिक होते हैं, और इनका संबंध एपो एंजाइम से अस्थायी रूप से होता है, जो सामान्यतः उत्प्रेरक के दौरान बनता है। जो उत्प्रेरक के दौरान बनता है, ये सह एंजाइम विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में सहकारक कोफैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। देखो कोफैक्टर, अनेक कोफैक्टर का मुख्य अवयव रासायनिक अवयव विटामिन होती हैं। जैसे कि मान लो कोफैक्टर को एंजाइम में विटामिन NAD, FAD, NADP विटामिन नियासिन से जुड़े होते हैं। इन सबको याद रखना पड़ेगा, ये से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब जो मेटलिक आयन हुए, कई एंजाइम ये इनऑर्गेनिक है, कई एंजाइम क्रियाशीलता है तो धातु आयन की आवश्यकता होती है। जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, बताया था अभी। सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखला से समन्वित बंध रखते हैं, वह उसी समय एक या एक से अधिक समन्वय बंध द्वारा क्रियाधारों से जुड़े होते हैं। जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज से जिंक एक कोफैक्टर के रूप में जुड़ा होता है। जिंक एक कोफैक्टर के रूप में जुड़ा, एंजाइम से यदि कोफैक्टर को अलग कर दिया जाए तो इनकी उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगी। यदि जो उत्प्रेरक क्रियाशीलता एंजाइम की वो कोफैक्टर से ही है, समझ रहे हो। इससे स्पष्ट है कि एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता हेतु निर्णायक भूमिका अदा करता है।